गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 11th क्लास CBSE के लिए हम 5th चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। क्लियर। इसके अलावा अगर हम कल की क्लास की बात करें तो कल की क्लास में हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, फोर्स के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था और फोर्स से संबंधित उसकी विमा हो गई या उसके जो यूनिट हो गई उसके बारे में भी हमने कल बात की थी। क्लियर। इसके अलावा अगर कल की क्लास की हम बात करें तो कल की क्लास में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करें तो हमने बात की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट स्टेट में है या फिर मूविंग स्टेट में है तो वो अपने स्टेट के अंदर चेंज होने का अपोज करता है। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखा हुआ है, अगर आप उसको मोशन में लेके आएंगे तो आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है तो अगर आप उसको रेस्ट में लेके आते हैं तब भी आपको किसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी एक्सटर्नल फोर्स की। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो एट प्रेजेंट उसकी जो स्टेट है उसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहता है, वो स्टेबल रहना चाहता है और इसी को हम क्या बोलते थे, इनर्शिया। इनर्शिया मींस इट इज द टाइप ऑफ अपोज ऑफ चेंज एनी स्टेट। अगर हम इनर्शिया की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो इनर्शिया होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप कौन सा था कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, ठीक है, वो अपने मोशन का अपोज करेगी। अगर आपको उसमें मोशन क्रिएट करना है तो आपको उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड हमने बात की थी कि इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन स्टेट में है तो वो रेस्ट में आने का अपोज करेगा, यानी आप उसको रेस्ट में तभी लेके आ पाएंगे जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। And third one is inertia of a direction. In this we also discuss that when a object is moving in particular direction, then if you want to change the direction of that object, then you should apply any external force. So inertia is the phenomena of any body that oppose the its change in state. Clear? And we also discuss about the cause of a force like as the change in direction and change in shape and change in size etc. Today our next topic is linear momentum. Clear? Linear momentum. What is linear momentum? That is noted by P, small p. If we discuss about the linear momentum, then we can say that the product of mass of any body with its moving velocity v known as inertia, sorry, momentum। और इसी को हम लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। यानी लीनियर मोमेंटम इसकी इक्वल है द प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी मास एंड प्रोडक्ट ऑफ ए वेलोसिटी नोन एज द लीनियर मोमेंटम। सो वी कैन राइट एज P equal to m into v. We know that linear momentum is a vector quantity. Clear? Linear momentum is a vector quantity.
क्लियर? एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यानी जो लीनियर मोमेंटम है बच्चों, वो कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी यानी उसके पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यानी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है? लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। क्लियर? अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि लीनियर मोमेंटम के बारे में, यूनिट ऑफ यानी कौन सी यूनिट? ऐसा यूनिट की बात करेंगे। देखिएगा, जब भी हम यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है कि हम कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं? ऐसा यूनिट की बात करेंगे। ठीक है? तो यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, we know that m is the mass and we know that the unit of mass is kilogram and v is velocity and unit of velocity is meter per second. So we can say that unit of momentum is kilogram meter per second. Clear? That is the SI unit of a momentum. If we discuss about the dimension, that will be dimension kilogram, that is represented by m1, meter yani that is L, and per second that is t minus n. That is the dimension of a momentum. Clear? अब देखिएगा, इसके अंदर अगर हम और थोड़ा डिटेल से बात करें, if mass of two bodies is constant, then linear momentum constant and velocity are v1 and v2. Then P1 will be mv1 and P2 will be mv2. क्लियर? अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है? v1 और v2 है। उस केस में पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम कितना हो जाएगा? mv1 और सेकंड वाले का mv2। तो इस केस में अगर हम p1 अपॉन p2 का जो रेशियो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? v1 upon v2. That is the ratio of velocity. That means if two objects of same mass is moving with different velocity, clear? If two objects of same mass with moving with different velocity, then a object that consists high velocity or more velocity, that momentum also will be more. Clear? If we discuss about the graph, and V and P, that will be straight line. Clear? That means P directly proportional to V. If any object consists more velocity, then its momentum also will be more. Clear? Next, अगर हम बात करें next point की, if velocity is constant, then अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उस केस में क्या हो जाएगा? p1 इक्वल टू m1 v1 एंड p2 इक्वल टू m2 v। दैट मींस p1 अपॉन p2 प्रोपोर्शनल टू m1 अपॉन m2। यानी अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा।
क्लियर? तो ये किसके लिए हो गया, v और सॉरी m और v के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, मोमेंटम का। ठीक है, तो समझ गए होंगे मोमेंटम आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि क्या होता है मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नोन एज द मोमेंटम। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड its direction is same as the direction of its velocity. If we discuss about the unit of momentum, that is will be kilogram meter per second, and if we discuss about the dimension, that is m1 l1 t minus 1. Clear? And we also discuss about the different relation with the velocity and similarly with the mass. Clear? So our next topic is second law of motion. आप इसको पॉज करके राइट डाउन कीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। Next topic is second law of motion. देखिएगा, अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू second law of motion, change in linear momentum with respect to time directly proportional to applied force. मीन्स अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dp अपॉन dt, dp अपॉन dt ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज अप्लाइड फोर्स। क्लियर? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसमें जो चेंज होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के। या फिर देखिएगा बच्चों में पता है कि क्योंकि जो p होता है वो कितना होता है, mv होता है। अगर हम p की बात करें तो p किसको डिनोट करता है, लीनियर मोमेंटम को, तो p बराबर कितना हो गया mv। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से बात करें बाय इक्वेशन फर्स्ट d अपॉन dt mv इक्वल टू f। ठीक है, यहां पर हमने प्रोपोर्शनल सिंबल हटा दिया तो एक यूनिट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से देखिए बच्चों आपको पता है कि जो m है
किसी भी बॉडी का मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आप किसी बॉडी के मास को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो तो यहां से क्या हो गया एम dv अपॉन dt, क्लियर, इक्वल टू कितना हो गया f के बराबर हो गया। वी नो दैट dv अपॉन dt the differential of velocity with respect to time denote the acceleration, clear। so m and that is will be a equal to f and we can say that f equal to ma। so second law of motion give the formula of a force, ठीक है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो कहां से आता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ ए फोर्स। तो बच्चों जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो किसका फॉर्मूला, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स के फॉर्मूले को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्लियर। अगर हम इस फोर्स की बात करें तो फोर्स इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट के बारे में कि इस फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अब देखिएगा इसी के बारे में बात करते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ ए फोर्स। बच्चों सीजीएस यूनिट फोर्स हमने क्या पढ़ा था कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखना कि जो फोर्स की सीजीएस यूनिट है वो क्या होती है, डाइन होती है। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि जो 1 न्यूटन है वो कितने डाइन के बराबर होता है। देखिए 1 न्यूटन कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन कितना होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर हम बात करें किलोग्राम को जो ग्राम में बदलेंगे कितना हो गया बच्चों, 10 की पावर 3 हो गया, यानी 1000 ग्राम है वो, सॉरी 1000 ग्राम ही 1 किलोग्राम के बराबर होता है। मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 यानी 10 की पावर 2 हो गया, और सेकंड तो सेकंड ही है, ठीक है। यानी 1 न्यूटन की बात करें तो कितना हो गया, यहां से आप लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन वो होता है 10 की पावर 5/9, क्लियर। एक होता है नेक्स्ट एक बात एक यूनिट और होती है 1 किलोग्राम सेकंड, ठीक है, यानी वो होता है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम सेकंड यूनिट होती है वो कौन सी होती है, 9.8 न्यूटन। इसको डाइन में बदलेंगे तो 180 डाइन हो जाता है। बच्चों ये था फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा अगर हम इसके अंदर बात करें सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, अगर आप किसी भी बॉल को या आप जब भी मैच देखते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी जब बॉलर है किसी भी गेंद को जब कैच करता है तो वो अपने हाथ को बैक की तरफ लेके आता है। क्यों, उसमें उस केस में क्या होता है कि जब भी वो गेंद को कैच करता है तो वो अपने हाथों को बैक में लेके आने से तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, सॉरी डिक्रीज हो जाता है टाइम के रेस्पेक्ट में। उस केस में फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और उससे आप मतलब कम लगती है, स्ट्राइक है वो कम स्पीड से कर पाता है। जैसे आप क्लास में भी देखे होंगे जैसे टीचर यहाँ से डंडे लगाता है हाथ नीचे करने का, उसका भी मीन्स क्या है कि उस केस में टाइम पीरियड कम बढ़ जाता है। तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस केस में फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर हाइट से हार्ड सरफेस पर कूदते हैं या एक आप सॉफ्ट सरफेस पर कूदते हैं तो आपको जो हार्ड सरफेस है वहाँ पर जब कूदेंगे तो आपको ज़्यादा पेन होगा। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे हम हार्ड सरफेस पर कूदते हैं तो उस केस में जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम होता है, उसलिए फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, इससे हमें ज़्यादा पेन होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको साथ साथ नोट करना, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए।